आर्मी चीफ का बड़ा बयान, दहशतगर्दों के बाद करप्शन को भी टारगेट पर रख लिया। कहते हैं बदउनवानी के नासूर को जड़ से उखाड़ने तक देर पा इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। मुल्क की खुशहाली यकीनी बनाने के लिए बिला इम्तियाज एहतिसाब नागुज़ीर। मुसल्लह अफवाज हर नतीजा केस कोशिश की मुकम्मल हिमायत करेगी। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। करप्शन के खिलाफ जंग, चीफ की आवाज पर सियासी जमातों ने लब्बैक कह दिया। इमरान खान कहते हैं पूरा पाकिस्तान जनरल राहील शरीफ के साथ खड़ा है। वसीम अख्तर ने टाइमिंग अहम करार दे दी। शेख रशीद बोले बयान वार्निंग है। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा कि बदउनवानी का खात्मा मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा है। पनामा लीक्स पर ऑपोजिशन की सफ बंदी, मुलाकातों पे मुलाकातें। ANP का भी चीफ जस्टिस की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा। एतजाज एहसन कहते हैं हुक्मरान सब सामने ले आएं तो ऐसी जरूरत ही ना पड़े। सिराजुल हक बोले हुकूमत के लिए आजाद खुद मुख्तार कमीशन ही इज्जत का रास्ता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी कराने की तजवीज़। वजीर आजम के लंदन दौरे से उठा अफवाहों का तूफान ठंडा पड़ गया। वजीर आजम तिब्बी मुआयने के बाद पाकिस्तान के लिए चल पड़े। उड़ान भरने से काबिल मुखालिफिन पर बयानात की कारी ज़रब लगाई। बोले चंद नाबालिग सियासतदान अभी तक 90 की दहाई वाली सियासत कर रहे हैं। मुझ पर पनामा लीक्स का इल्जाम नहीं, फिर भी कमीशन जरूर बनेगा। मैं मियाँ साहब को ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब आपको खांसी भी होती है तो बाहर इलाज करवाने चले जाते हैं। करप्शन जब तक नहीं खत्म होगी मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इमरान खान के वजीर आजम से फिर दो हाथ। कहते हैं मियाँ साहब इलाज कराने नहीं किसी मिशन पर लंदन गए। खांसी भी हो तो इलाज बाहर से कराते हैं। लंदन के मेफेयर अपार्टमेंट्स पर नवाज शरीफ से सवालात पूछे। शौकत खानम अस्पताल पर इल्जामात लगाने वालों को भी आड़े हाथों लिया। बोले फंड्स की तहकीकात करवा लें, दरबारियों के सर शर्म से झुक जाएंगे। छोटू मरो या हथियार डाल दो। राजनपुर में गैंग के गिर्द घेरा मजीद तंग, बचने के तमाम रास्ते बंद। फोर्सेस की रात भर वक्फे से डाकुओं के ठिकानों पर गोलाबारी। मुगवी एहलकारों की बाजियाबी के लिए भी सर तोड़ कोशिशें। ऑपरेशन में आसानी के लिए दरियाए सिंध में पानी की सतह भी कम कर दी गई। मर्दान बड़ी तबाही से बच गया। शलवार कमीज और वास्किट पहने बम्बार एक्साइज ऑफिस आया। मेन गेट के करीब गोलियां चलाई तो लोगों में भगदड़। अंदर घुसा और कंप्यूटर सेक्शन के सामने खुद को उड़ा लिया। एक शख्स जाँ बहक। इंस्पेक्टर समेत 17 जख्मी हो गए। धमाके में 8 से 10 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। CCTV फुटेज एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। एस्टैब्लिशमेंट के दौर में ISI से बात करने के लिए इन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपए किसी को कैश दिए, किसी चीटर को कैश दिए, जिससे ISI का कोई ताल्लुक नहीं था। पाक सरजमीन पार्टी ऑन हैट्रिक, 2 दिन में मुत्तहिदा की 2 विकेटें गिरा दी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन इफ्तिखार रंधावा भी कमाल के हो गए। कहते हैं माजी पर रोना आता है। मुस्तफा कमाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में नया इंकशाफ भी कर डाला। कहते हैं एक चीटर ने ISI चीफ बनकर मुत्तहिदा कायद से 45 मिनट तक गुफ्तगू की। मुल्की इदारों ने फोन कॉल का भांडा फोड़ा। परवेज मुशर्रफ केस, खुसूसी अदालत ने साबिक सदर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। जामिन राशिद कुरैशी के मुचलके जब्त। DGFIA को अमल दरामद करने का हुक्म। मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत क्यों दी गई? सेक्रेटरी दाखिला को 7 रोज में तहरीरी जवाब देने की हिदायत।
अफगान दारुल हुकूमत काबुल धमाके और शदीद फायरिंग से लरज़ उठा। हमलावर ने बारूद से भरा ट्रक वजारत दिफा की इमारत के करीब पब्लिक पार्किंग में धमाके से उड़ा दिया। 30 अफराद हलाक, 350 जख्मी हो गए। फोर्सेस ने मुकाबले के बाद दूसरे हमलावर को मार डाला। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कैसी भी मुश्किल आए, होशो हवास कायम रखें, बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में फिलिंग के दौरान ऑयल टैंकर को शोलों ने लपेट में ले लिया। ड्राइवर बहादुरी दिखाते हुए जलता टैंकर पेट्रोल पंप से बाहर ले गया। वहादत रोड पर भी चलती वैन में आग लग गई। मुसाफिरों ने बमुश्किल जानें बचाईं। बच्चों के कंधों पर रखकर बंदूक अब नहीं चलेगी। पंजाब में तमाम बड़े प्राइवेट स्कूलों में ऑडिट के सायरन बज गए। कितनी फीस बढ़ाई, किस मद में कितने पैसे बटोरे, हुकूमत ने कमाई के सारे खाते खोलने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 दिन की डेडलाइन। लाइन पर न आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लाहौर में मेडिकल तालिब इल्म ने इम्तिहान में चांद चढ़ाया तो टंकी पर नौटंकी करने चढ़ गया। शकील के हाथ रिजल्ट कार्ड आया तो वही फल काटा जो बोया था। नंबर बढ़ाने की दरखास्त लेकर बोर्ड के पास चला गया। इनकार पर खुदकुशी की धमकी दे डाली। फिर क्या था, असातिज़ा की दौड़ें लग गईं। मिन्नत समाजत करके नीचे उतरने पर राजी किया। वेलकम बैक। आगाज में अहम खबर। पिछले चंद घंटों में आर्मी चीफ के एक बयान ने मुल्क की सियासत में तहलका मचा रखा है। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में पानामा लीक्स पर तूफान खड़ा है, बिला इम्तियाज एहतसाब का बयान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज देते चलें। पानामा लीक्स के तूफान में बिला इम्तियाज एहतसाब का बयान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। अहम बयान को ऑपोजिशन अपने हुकूमत अपने रंग में रंगने में मसरूफ। जी हाँ, ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। आर्मी चीफ के बयान से मुल्क भर में नई बहस छिड़ गई। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने दहशतगर्दी के बाद करप्शन के खिलाफ भी दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया है। कहते हैं मुल्क में देरपा अमन और इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ न दिया जाए। वैसे तो आर्मी चीफ ने यह बयान सिग्नल रेजिमेंट सेंटर कोहाट में एक फौजी तकरीब में दिया, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर मुल्क में तहलका मच गया है, क्योंकि जब ये बयान दिया जा रहा था तब पनामा लीक्स के इल्जामात में फंसे वजीर आजम लंदन से वतन वापसी के सफर पे थे। आर्मी चीफ ने यह भी वाजे कर दिया कि पाकिस्तान की खुशहाली यकीनी बनाने के लिए बिला इम्तियाज एहतसाब इंतहाई जरूरी है। उन्होंने बता दिया कि मुसल्लह अफवाज एहतसाब की हर नतीजा खेज कोशिश की मुकम्मल हमायत करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि करप्शन के खात्मे से आने वाली नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल यकीनी होगा। ISPR के जरिए आने वाले आर्मी चीफ के इस बयान के फौरन बाद सियासी हलकों से मिला जुला रद्द-ए-अमल आने लगा, जबकि पनामा लीक्स और करप्शन का पहले से गर्म मामला और भी वाज़े नजर आने लगा है और पहले से जारी ऑपोजिशन का दबाव और भी बढ़ सकता है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी से जुड़ी अहम खबर। आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं, करप्शन के खात्मे के लिए जमहूरी निजाम का तसलसल जरूरी है। करप्शन के खात्मे की आड़ में किसी को सियासत नहीं करने देंगे, ये कहना है परवेज रशीद का। उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे की आड़ में किसी को सियासत नहीं करने देंगे, ऐसा कहा परवेज रशीद ने। ये रद्द-ए-अमल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई तो उसने एहतसाब का रुख मोड़ दिया, ये कहा परवेज रशीद ने। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन की आड़ में सियासत और सियासत की आड़ में करप्शन होती रही है। 3 साल का हमारा रिकॉर्ड जो है इस बात की गवाही देता है और दुनिया ने इसकी गवाही दी है कि पाकिस्तान में बदनवानी से के मामले में रेटिंग पाकिस्तान की बेहतर हुई है। अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसने भी ये शहादत दी है। और फिर पाकिस्तान से सरमायाकार भाग रहे थे, अब पाकिस्तान को सरमायाकारों की जन्नत कहा जा रहा है। जैसे ही पनामा पेपर्स बरसरे आम आए थे उसमें चंद ही घंटों के वक्फे से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا اور اپنے خاندان میں سے اپنے 2 بیٹے جن کا پاناما پیپرز میں ذکر کیا گیا تھا ان کو بھی احتساب کے لیے پیش کر دیا. یہ بذات خود اس بات کا گواہ ہے کہ ہم احتساب اکراس دی بورڈ چاہتے ہیں. کی روشن منزلوں پر مرکوز رکھنا ہوگی. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ملک میں دیرپا امن کے لیے کرپشن کے خاتمے پر زور دیا تو تمام سیاسی جماعتیں ہم نوا ہو گئیں. اپوزیشن رہنماؤں نے کرپشن کے خلاف متحد ہونے کا پیغام دیا تو وزیر اطلاعات پرویز رشید نے آرمی چیف کے بیان کو حکومتی پالیسی کا حصہ قرار دے ڈالا. تحریک انصاف ہر اس سوچ، ہر اس بیان اور ہر اس فعل کی حمایت کرے گی جو کرپشن کے خلاف علم بلند کرے گی. ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کو کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے. ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ سارے اپنے اثاثے، اپنے خاندان کے اثاثے اور ٹیکس ریکارڈ اور جو کارپوریٹ پروفائلز ہیں وہ ظاہر کر دیں، شاید معاملہ سارا ختم ہو جائے. پھر نہ آرمی چیف کو بولنا پڑے، نہ میڈیا کو بولنا پڑے، نہ پارلیمنٹ میں کسی کو بولنا پڑے، کوئی بولے ہی نہ اور سارے ہی شاید خاموش ہو جائیں. بڑے واضح ہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی کہ سسٹم کو ہم ڈیریل ہونے نہیں دیں گے. اس میں رہتے ہوئے اس کی شفافیت کو ہم قائم رکھیں گے. کسی قومیت، کسی پارٹی، کسی مسئلہ کے خلاف نہ ہو، احتساب ہو، ملک کے مفاد کے لیے ہو، اکراس دی بورڈ ہو، سب کا ہو، کسی ایک کا نہ ہو. حکومت شدید ترین انتشار اور خلفشار کا شکار بھی ہوگی اور جمہوریت کو شدید خطرے لاحق ہو سکتے ہیں. اور جو آج چیف جسٹس کے بارے میں سیاسی پارٹیوں نے بیان دیا، اس سے زیادہ اہم بات چیف آف آرمی سٹاف کا بیان ہے، جو وقت کی نزاکت اور حالات کے مطابق حکومت کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عقل سے ہاتھ لے، عقل سے کام کرے. یہ نہ ہو کہ وہ سیاست سے بھی ہاتھ دھوئے اور عزت سے بھی محروم ہو جائے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم افراد کی بجائے سسٹم کی اصلاح کر لیں اور نظام بنا لیں. ہم خود جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایک کرپشن فری پاکستان مہم بھی چلا رہے ہیں. سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بیانات دینے کا سلسلہ جاری ہے اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا اس موقع پر کہنا ہے کہ آرمی چیف کے بیان پر پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ اہم خبر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے بیان پر پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے. اہم خبر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے بیان پر پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو نشانے پر لے لیا. نیب کے چیف کو ذرا تھوڑا جیک لگا کے ہوا بھرنی پڑے گی اس کے اندر، کیونکہ وہ ایک میرے خیال میں وہ جو میاں صاحب سے ایک دبکا لگا ہے اور لگنا بھی تھا، کیونکہ میاں صاحب کو چھپانے کے لیے بہت کچھ ہے. انہوں نے شوکت خانم ہسپتال پر لگائے گئے الزامات پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ شوکت خانم کے سارے ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کھلیں. آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ عمران خان نے آج تک شوکت خانم میں اپنی جیب سے کتنا پیسہ دیا ہے. آپ شرمندہ ہوں گے، آپ کی ٹیم بھی شرمندہ ہوگی درباریوں کی. کپتان نے لندن کے میفیئر اپارٹمنٹس پر وزیر اعظم نواز شریف سے سوالات بھی پوچھے. آپ نے یہ اپارٹمنٹس خریدی کب تھی میفیئر کی اربوں روپے کی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پیسہ باہر بھجوایا کیسے تھا؟ کیا اس پیسے پہ آپ نے ٹیکس دیا تھا؟ کیا یہ پیسہ ڈکلیئر کیا تھا؟ کیا آپ کے پاس جو آمدنی ہے وہ اتنی تھی کہ آپ اتنی مہنگی اربوں روپے کی اپارٹمنٹس خرید سکتے تھے؟ برطانوی وزیر اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا حکومت کا کام کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے، بلیک میل کرنا نہیں. اس نے اپنے درباریوں سے حملے نہیں کروائے اور بلیک میل نہیں کیا اپوزیشن کو.
ان کے وزیر پیپلز پارٹی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ بولیں گے تو ہم آپ کے بھی کرپشن کے کیس سامنے لے آئیں گے. یعنی کہ آپ جتنی چوری کرنا چاہتے ہیں کریں, بس ہماری چوری کو نہ کچھ کہیں. چیئرمین تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے دورہ لندن کو بھی تختہ مشق بنایا. کہا میاں صاحب علاج کی بجائے کسی اور مشن پر لندن گئے. نواز شریف کو کھانسی بھی ہو تو بیرون ملک علاج کراتے ہیں. اسلام آباد میں سیاسی ہلچل عروج پر پہنچ گئی. پاناما لیکس کے معاملے پر اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں اور حکومت سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. حکومتی جماعت اپوزیشن کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے, مگر اپوزیشن والے آپس میں متحد دکھائی دیتے ہیں. پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے حکومت اور اپوزیشن کا کیا موقف ہے, یہ بتائیں گے اسلام آباد سے فہیم اختر. پاناما لیکس کے معاملے پر تحقیقاتی کمیشن کے قیام کے لیے اپوزیشن جماعتیں اور حکومت اپنا وزن بڑھانے کے لیے میل ملاقاتیں کر رہی ہیں. امیر جماعت اسلامی سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے وفود نے ملاقاتیں کی اور پاناما لیکس پر مجوزہ کمیشن کے حوالے سے اپنا موقف بیان کیا. میڈیا سے گفتگو میں سراج الحق نے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. شروع سے ہم نے غیر جذباتی موقف اپنایا ہے کہ چیف جسٹس کے سربراہی میں کمیشن ہو, اس لیے کہ عدالت کا کام یہی ہے کہ وہ تنازعات کو حل کرے, حق اور باطل کا, سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرے. دوسری طرف پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایک چھت تلے جمع ہوئے اور پاناما لیکس پر کھل کر بات کی. وزیر اعظم پاکستان اور ان کے خاندان کے اثاثے, ان کی فیملی کے اثاثے, ان کے بچوں کے, ان کے بھائی کے, ان کے بھتیجوں کے, ان کے سے اثاثوں سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ مسئلہ پرائم منسٹر کا ہے تو اس کو بڑا سیریسلی لیا جائے اور قوم کے سامنے اس کو سیریسلی پیش کیا جائے. پاناما لیکس کی تحقیقات سے متعلق اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہتی ہے, مگر تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور ANP کا جھکاؤ چیف جسٹس پاکستان کی طرف دکھائی دیتا ہے. فہیم اختر, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. پاناما لیکس کے شور میں لندن جانے والے وزیر اعظم نواز شریف پاناما لیکس کے شور میں ہی تھوڑی دیر بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پر وفاقی وزراء, پارٹی کے سینئر رہنما اور سٹاف وزیر اعظم کا استقبال کرے گا. طبی معائنے کے لیے لندن گئے وزیر اعظم نے وطن واپسی سے پہلے سیاسی مخالفین کو کیا پیغام دیا, آپ بھی دیکھ لیں. وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق تمام افواہیں دم توڑ گئیں. لندن ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا افواہیں پھیلانے والوں سے پوچھا جائے ان کا مقصد کیا ہے. انشاءاللہ کمیشن بن جائے گا اور ہم نے چودھری نثار علی خان نے چند دن پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کمیشن کے لیے کس کس سے رابطہ کیا گیا ہے اور پھر سپریم کورٹ کی بھی آپ نے جو ہے وہ جو انہوں نے بھی کہا ہے اس سلسلے میں وہ بھی آپ نے سنا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے دھرنا سیاست کرنے والوں کو ایک بار پھر واضح پیغام دے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بھاری اکثریت پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان میں امن چاہتی ہے, پاکستان میں سکون چاہتی ہے, پاکستان میں کسی قسم کے دھرنوں کی سیاست نہیں چاہتی اور چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور آگے بڑھے. ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بدھ کے روز اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا رکھا ہے جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی. خالد محمود, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. ابھی آپ کو اہم خبر دیں, وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم لندن میں طبی معائنے کے لیے گئے تھے. وزیر اعظم وطن واپس پہنچنے والے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم لندن میں طبی معائنے کے لیے گئے تھے. مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے خالد محمود سے. خالد محمود, بتائیے گا کتنی دیر میں وزیر اعظم پہنچ جائیں گے؟
जी देखिए जी 9:30 बजे का एग्जैक्ट टाइम था कि वज़ीर आज़म की जो फ्लाइट है वो 9:30 बजे के करीब नूर खान एयरबेस पर उतरेगी। वज़ीर आज़म जो है वो तिब्बी मुआयने के लिए 13 अप्रैल को जो है वो लंदन गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपना मुकम्मल चेकअप भी कराया। तकरीबन 7 रोज़ वज़ीर आज़म ने वहाँ पे गुजारे। डॉक्टरों की हदायत के मुताबिक वज़ीर आज़म को सफ़र करने की इजाज़त दी गई। उसके बाद ही वज़ीर आज़म अब से कुछ ही देर बाद नूर खान एयरबेस पर लैंड करेंगे और उनके हमरा उनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज भी हैं, जो कि 7 रोज़ उनके साथ ही रहीं, उनकी ट्रीटमेंट का वहाँ पे देखभाल भी की उन्होंने। इसके बाद वज़ीर आज़म जो है अभी कुछ ही देर बाद नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी कराची से खबर दे रहे हैं आपको। कराची के इलाके औरंगी टाउन के घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चों को गला दबाकर कत्ल किया गया। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कराची औरंगी टाउन के घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल है। कराची से ये आपको अहम खबर दे रहे हैं। औरंगी का ये इलाका है। तीनों बच्चों को गला दबाकर कत्ल किया गया। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक राहिल सलमान हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, औरंगी टाउन 10 नंबर का इलाका है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक घर के अंदर से 3 बच्चों की लाशें मिली थी, जिसमें से 2 बच्चियां हैं 8 साल की और 5 साल की, जबकि एक 3 साल का बच्चा है। तीनों को गला घोंटकर हलाक किए गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल करते कि हमारी बात हुई एसपी औरंगी टाउन अली आसिफ से, तो उन्होंने बताया कि घर का रास्ता एक दुकान में से होता हुआ जाता है, नीचे दुकान है और ऊपर घर है, लेकिन घर में जाते हुए किसी ने भी एनी शाहिदीन से उनकी बात हुई तो किसी ने भी उनको घर के अंदर जाते हुए नहीं देखा, जबकि घर का सामान भी बिखरा हुआ नहीं है, जिससे बज़ाहिर ये तासुर हो कि शायद वाक़या डकैती का हो, लेकिन तमाम तर सामान अपनी जगह पर मौजूद है। पुलिस ने कुछ फिंगरप्रिंट्स यहाँ से इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया है, लेकिन फौरी तौर पे कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि कोई कातिल को या किसी मशकूक शख्स को उस घर के अंदर जाते हुए देखा जा सके। घर के बाहर मौजूद कुछ लोग मौजूद थे, ये बाजार है पूरा इलाका, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर घर के अंदर जाते हुए कोई किसी को नहीं देख सका है। पुलिस इस वक्त जाए वक़्फ़ों पर मौजूद है और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि लाशों को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम जारी है। इब्तिदाई तौर पे हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गले पे तमाम बच्चों के, तीनों बच्चों के गलों पे निशानात है, जिससे लगता है कि उन्हें गला घोंट कर हलाक किया गया है। तमाम हतमी रिपोर्ट जो है वो पोस्टमार्टम जारी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे राहिल सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसा ही एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया शेखुपुरा फारूकाबाद के करीब एक गांव में, जहां पर दरीना दुश्मनी पर एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। मरने वालों में 2 खवातीन, 2 बच्चे और मर्द भी शामिल हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद खान, तहकीकात की जा रही है, मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए कोई पेशरफ्त? जी बिल्कुल, ये इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। शेखुपुरा का इलाका है अजने वाला, जहाँ पे डेरा सोल कला में ये वाकया आया और एक ही खानदान के 6 अफराद इसमें जान बाहक हो गए हैं और तेज आला से इनको कत्ल किया गया है, जिसमें 2 खवातीन समेत 6 लोग शामिल हैं, 2 बच्चे हैं और 2 सगे भाई इसमें शामिल हैं। जी ठीक है शाहिद खान, जो लवाहिकीन हैं, जो वरसा हैं, वो उनके हवाले से भी आप हमें बता रहे थे कि खानदान के तमाम अफराद को छुरियों के वार से कत्ल किया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद खान। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि एमक्यूएम की एक और पतंग कट गई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन इफ्तिखार अकबर रंधावा पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए, जबकि मुस्तफा कमाल ने अपने पुराने साथियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात मुत्तहिदा कायद की दरीना ख्वाहिश है। मुस्तफा कमाल का नया इंकशाफ सामने आया है। ISI चीफ से मुलाकात के लिए 1 करोड़ 60 लाख की अदायगी का भांडा भी फोड़ दिया उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साबका एस्टेब्लिशमेंट के दौर में ISI से बात करने के लिए इन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपए किसी को कैश दिए, किसी चीटर को कैश दिए, जिससे ISI का कोई ताल्लुक नहीं था। आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के से MQM का जो कांटेक्ट था वो थ्रू गवर्नर साहब था। अल्ताफ हुसैन साहब की नाराजगियां चूंकि जब बढ़ने लगी गवर्नर साहब से, तो उन्होंने ये प्लान किया नदीम साहब के साथ मिलकर कि यार कोई पैरेलल कांटेक्ट एस्टेब्लिश करो एस्टेब्लिशमेंट से, कि ये गवर्नर की मजबूरी ना रहे। हमें बंदा टकर गया, इनको चीटर टकर गया, कहा जी मैं आपका कांटेक्ट कराऊंगा। क्या करो भाई, आदिल सिद्दीकी साहब की और डॉक्टर सगीर की, उन साहब से मुलाकात करवाई और परमिशन हुई और 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश
वो लेकर जाकर उसको उनको उसी जगह पे उनको हैंड ओवर कर दिया गया। कॉल आ गई जनाब, 45 मिनट की बात हुई और कॉल ये कह के बताया गया कि जो है वो DGI बात कर रहे हैं। ये तय हो गया कि अब वो साहब जिन्होंने कॉल करवाई थी वो लंदन आएंगे और 1 करोड़ रुपए वहां वसूल करेंगे पौंड्स में। तो अगले दिन जो है वो 2 लोग तैयार हुए, नदीम नुसरत साहब और तारिक मीर साहब, उस मीटिंग में जाने के लिए। और ये गए और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद ये वापस आए और जब वापस आए तो इनके चेहरे देखने वाले चेहरे थे, इतने बड़े बड़े मुंह लटके हुए थे, मामे ने उनको काटो तो खून नहीं। ISI जब ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी, अल्ताफ हुसैन साहब से या एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी इदारा कॉल नोट करता होगा, उन्होंने पता होगा, तो वो जो चीटर आदमी जो DGI बनकर बात कर रहा था और जो उसने बातें की, तो उन्होंने फौरन अपने काउंटर पार्ट को दौड़ाया कि भाई खुदा के वास्ते जाओ उनको बताओ कि कोई बंदा हमारे नाम पे चीट कर रहा है। इसलिए उनको डर था कि अल्ताफ साहब तो जलसे में ऐलान कर देंगे मेरी बात हुई है। ये तो थे मुस्तफा कमाल के इंकशाफात। दूसरी जानिब MQM की एक और पतंग कट गई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन इफ्तिखार अकबर रंधावा पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए, जबकि मुस्तफा कमाल ने अपने पुराने साथियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा, बताएंगे कराची से नासिर भट्ट। पंजाब में भी MQM की विकेट गिर गई। सीनियर रहनुमा इफ्तिखार अकबर रंधावा भी मुस्तफा कमाल के हो गए। कहते हैं कि माजी में किए धरे पर अब रोना आता है। मैं पहला पंजाबी था जो अल्ताफ हुसैन के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंच गए। ये हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। वजीर आजम तिब्बी मुआयने के लिए लंदन गए थे और इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं। वजीर आजम यहाँ पहुंच गए हैं, वतन वापस पहुंच गए हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वफाकी वुज़रा भी यहाँ पर मौजूद हैं। लंदन तिब्बी मुआयने के लिए गए थे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इस वक्त वतन वापस पहुंच गए हैं। इस वक्त आप खुसूसी मनाजिर देख रहे हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। नूर खान एयरबेस के ये मनाजिर हैं, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे हैं। लंदन तिब्बी मुआयने के लिए गए थे, इस वक्त वापस वतन पहुंच चुके हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो तिब्बी मुआयने के लिए लंदन में मौजूद थे और इस वक्त वापस पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं मर्दान से। मर्दान में एक्साइज ऑफिस पर खुदकुश हमले में एक शख्स जाँ बहक, जबकि 2 एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। एक्सप्रेस न्यूज ने खुदकुश हमलावर की CCTV फुटेज हासिल कर ली। तफसीलात बताएंगे एहतिशाम खान। मर्दान में सरकारी दफ्तर एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का निशाना बन गया। माल रोड पर वाक़ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के मेन गेट पर शलवार कमीज और वास्केट पहने खुदकुश हमला आवर ने पहले फायरिंग की, फिर अंदर घुसकर कंप्यूटर सेक्शन के सामने खुद को उड़ा लिया। धमाके से 2 एक्साइज इंस्पेक्टरों समेत 18 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर नौशहरा का 35 साला नेक जमान जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसा। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। एक्साइज की अपनी डिप्लॉयमेंट होती है, इनकी अपनी फोर्स है, इनके अपने मुसल्लह गार्ड्स होते हैं जो यहाँ ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा इनके CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, उनकी रोशनी में हम जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दूसरी जानिब एक्सप्रेस न्यूज ने खुदकुश हमले की CCTV फुटेज हासिल कर ली, जिसमें खुद को तबाह करने से पहले हमला आवर को फायरिंग करते भी देखा जा सकता है। उधर खुदकुश बम्बार के जिस्मानी एजा और मौका से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है और नमूने DNA टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। मर्दान धमाके के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। एहतिशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज, मर्दान। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। लंदन का 7 रोजा दौरा, वजीर आजम नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड कर गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन के घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक तीनों को गला दबाकर कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। और
और शेखुपुरा के करीबी गांव में देरीना दुश्मनी पर खानदान उजड़ गया। मुखालिफिन ने छुरी के वार करके खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया।